हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखी थी, जिसमें से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है वो हम ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर अप कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से एल्काइल हैलाइड्स के थ्रू नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्राइड्स, ईस्टर्स, ईथर्स, इन सभी को प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड थ्रू, और उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये मेरे पास सबस्ट्रेट गिवन है, इसमें मैंने ऐड किया है ETONA। ये जो ETONA है, सोडियम इथोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो ये मेरा सबस्ट्रेट कैसा है, ये मेरा सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, ये मेरा सेकेंडरी सबस्ट्रेट है। जब मैंने आपको वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म कराया था, वहां पे मैंने आपको कंपैरिजन कराया था कि कैसे हम देख के पहचानेंगे कि हमारी SN1 रिएक्शन होगी, SN2 होगी, E1 होगी या फिर E2 होगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पे कि अगर हमारा बेस कोई वीक बेस आ जाता है तो उस टाइम पे SN1 और E1 की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं टेम्परेचर बहुत लो ले रही हूं तो जो मेरी SN1 की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं E1 मतलब अगर मैं हाई टेम्परेचर ले रही हूं तो वहां पे हाई टेम्परेचर की वजह से मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवरेबल हो जाती है और मेजर प्रोडक्ट मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूं तो उस टाइम पे भी मेरी दो पॉसिबिलिटी होती थी, SN2 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी। वहां पे मैंने बोला था कि अगर हमारा सबस्ट्रेट एक प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूं, वो स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोकैटायन के बनने की वेट नहीं करता, वो आके डायरेक्ट अटैक करता है। और अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो SN2 हो सकती है या फिर E2 हो सकती है। अब डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे कि मेरी SN2 होगी या फिर E2 होगी। ये सभी बातें मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो मेरी SN2 रिएक्शन होती है, लेकिन अगर मेरा सबस्ट्रेट टर्शरी है तो उस टाइम पे मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो देखो, इसके केस में मेरा सबस्ट्रेट कैसा है, एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है और मेरा बेस कहता है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा SN1 E1 तो हो नहीं सकती, क्या पॉसिबिलिटी है, E2 की या फिर SN2 की। अब क्योंकि मेरा जो सबस्ट्रेट है वो एक हिंडर्ड सबस्ट्रेट है, इसी वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे मेरी E2 रिएक्शन होगी। और E2 रिएक्शन के केस में कोई भी मेरा कार्बोकैटायन नहीं बनता, इस वजह से जो मेरी डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बन जाता है। देखो, ये मेरा सबस्ट्रेट है, इसमें जब मैं डालूंगी ETONA तो इस टाइम पे मेरे पास डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बन जाएगी। यहां से मेरा H जाएगा और यहां से मेरी Cl की रिमूवल होगी, यानी कि एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा और ये मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, X। अब मैंने इसमें ऐड किया HBr, तो बहुत सिंपल है, जब मैं एल्कीन में HBr ऐड करती हूं तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगी और मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। या फिर आप मैकेनिज्म के गो थ्रू अंडर करेंगे तो मेरा स्टेबल कार्बोकैटायन यहीं पे बनेगा और यही मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो जब मैं इसमें HBr ऐड करूंगी तो उस टाइम पे मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, Y। अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं अब तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर B मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही थी कि आपको रिएक्शन में पहचानना आना चाहिए कि किस तरह की वहां पे रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन E1 E2 होगी या फिर SN1 SN2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं सबस्ट्रेट देखूं तो यहाँ पे भी मेरा सेकेंडरी सबस्ट्रेट है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को देखूं तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर और अल्कोहल्स ये सब कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जब मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल आता है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा SN1 रिएक्शन हो सकती है या फिर E1 रिएक्शन हो सकती है। E1 कब होती है, जब मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और SN1 कब होती है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं हीटिंग नहीं कर रही हूं, मतलब मेरा टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे मेरा लो टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं।
तो जब भी मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, मैं लो टेम्परेचर लेती हूं, उस टाइम पे मेरी SN1 रिएक्शन होती है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होगी। और क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो चेक करना है यहाँ पे कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो जब मैं इस सबस्ट्रेट में ऐड करूंगी अल्कोहल, या फिर मिथेनॉल यानी कि CH3OH, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे इस Br की जगह कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो ये जो मेरा कार्बोकेटाइन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन मेरा हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज करके टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा रिएक्टेंट जो है वो इस तरीके का इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे मिथेनॉल, तो आके मिथेनॉल अटैक करेगा और मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि देखो CH3OH पॉजिटिव जब ये अटैक करेगा यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये H+ का लूज कर देगा और मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मेन इसमें यही है, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एलिमिनेशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है तो कौन सी टाइप की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये क्वेश्चन 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा था। देखो ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। अभी देखो ये सबस्ट्रेट कैसा है, एक टर्शरी सबस्ट्रेट है, और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस में ऐड कर रही हूँ, क्या? सोडियम इथोक्साइड। तो जब भी मेरे पास टर्शरी सबस्ट्रेट होगा उसमें मैं स्ट्रॉन्ग बेस डालती हूँ तो मेरे पास किसकी पॉसिबिलिटी? अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस में दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, SN1 SN2 या फिर E2। अब ये सबस्ट्रेट तो टर्शरी है तो SN2 की तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, बचा क्या मेरे पास? E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मेरे पास E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे मेरे पास देखो सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है, इस तरीके का सबस्ट्रेट है मेरे पास CH2 CH3, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास डाउन द प्लेन है, ये दोनों मेरे पास अबव द प्लेन है, ठीक है, COO CH2 CH3। तो जब मेरे पास E2 एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन जा सकती है, HCl का रिमूवल हो सकता है, और यहाँ से हाइड्रोजन जा सकती है और HCl का रिमूवल हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर यहाँ से मेरी हाइड्रोजन जाएगी तो इस तरीके का मेरा एल्कीन बनेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी तो जो मेरा एल्कीन बनेगा, अगर मेरे पास ये वाली हाइड्रोजन जाएगी तो इस तरीके का एल्कीन बनेगा। अब देखो ये जो मेरा एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो एल्कीन मेरा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको हम लोग सेटजिफ प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो मेरा एल्कीन है वो मेरा मोर स्टेबल एल्कीन है, इस वजह से ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा इस अकॉर्डिंग? मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मेरा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल एल्कीन है, और ये मेरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये जो मेरा एल्कीन है वो मोर स्टेबल एल्कीन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। SN2 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंडर्ड सबस्ट्रेट है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूं तो SN1 भी पॉसिबल नहीं है, वो कार्बोकेटाइन के बनने की वेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है अल्कोहलिक KOH जब हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस में। तो जब भी हम लोग किसी हैलोजन में अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाती है और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्सेस में डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे दोनों हैलोजन की दो बारी एलिमिनेशन होगी और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगी। तो देखो मेरा सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट है, ठीक है।
मैं इसमें ऐड कर रही हूं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो पहले जब मैं 1 मोल अल्कोहलिक KOH डालूंगी तो 1 HBr का यहाँ पे रिमूवल होगा। तो ये मेरे पास देखो, इस ब्रोमीन के पास ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है, मतलब ये HBr रिमूव हो सकता है और ये रिमूव हो सकता है। जब मैं ये वाला HBr रिमूव करूंगी तो देखो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां से HBr रिमूव करूंगी तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब देखो ये जो मेरा एल्कीन बन रहा है वो इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, और तो जब भी मेरे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से मेरे पास ये वाली हाइड्रोजन मेरी रिमूव होगी और मेरे कॉन्जुगेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी जब मैं पहली बार अल्कोहलिक KOH ऐड करूंगी, ठीक है। अब देखो मैंने अल्कोहलिक KOH इसमें एक्सेस में डाला है, तो जब मैं इसमें सेकंड मॉलिक्यूल डालूंगी अल्कोहलिक KOH को तो सेकंड HBr रिमूव होगा। अब देखो ये Br मेरा यहाँ पे है, इधर से हाइड्रोजन की भी रिमूवल हो सकती है और इधर से भी रिमूवल हो सकती है। अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास कंजुगेटेड एल्कीन बन रहा है। और जब भी मेरे पास कंजुगेटेड एल्कीन बनता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि मेरी ये हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक कंजुगेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे मेरे पास एक कंजुगेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो देखो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, कंजुगेटेड HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब कंजुगेटेड एल्कीन मेरे पास बनेगा। अब देखो आंसर में देखो यहाँ पे इन्होंने इस हाइड्रोजन से रिमूव कराया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर पीएच वाली साइड से मैं रिमूव कराऊं तो मेरे पास एल्कीन कैसा बनता है, कंजुगेटेड बनता है। उसके बाद ये सेकेंड कंजुगेशन जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी भी नहीं है, क्योंकि दोनों में ही मेरा उल्टी साइड से रिमूव कराया हुआ है, और इसके केस में मेरी जब सेकेंड रिमूवल हुआ तो इन्होंने यहां से रिमूव करा दिया और अनकंजुगेटेड एल्कीन बन रहा है। तो याद रखना जब भी हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो कहीं पे भी हमारे कंजुगेटेड एल्कीन्स बन रहे हो, कहीं पे भी हमारे कंजुगेटेड एल्कीन्स बन रहे हो, उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कंजुगेटेड एल्कीन्स हमेशा उनके बीच में कंजुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में जेईई मेंस में पूछा था। अब देखो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा कैसा सबस्ट्रेट है, ये एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ, NaOMe स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ, सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो देखो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो SN2 हो सकती है या फिर इवन E2 हो सकती है, और जब भी मेरे पास सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो E2 एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसके केस में सिंपली क्या होगा, मेरी E2 एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो ये मेरा सबस्ट्रेट है। अब क्योंकि E2 एलिमिनेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती तो यहाँ से मेरा Br जाएगा, H जाएगा और मेरे पास एल्कीन की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगी, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे जो प्रीवियस मेरे क्वेश्चंस आए हुए थे मेनली अल्काइल हैलाइड से, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस पर ही बेस्ड थे। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है कि कब मुझे E2 E1 करनी है और कब मुझे SN1 SN2 करनी है। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली जो जेईई में पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मुझे मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास अराइल हलाइड्स होते हैं, जो मेरे पास अराइल हलाइड्स होते हैं, उनके केस में देखो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये लोन पेयर मेरा यहाँ ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इस कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। हम क्या आपने बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा कि जो हमारे अराइल हलाइड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीजन रेजोनेंस ही है कि रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन और हैलोजन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है।
और पाई बॉन्ड आने की वजह से, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस वजह से इनके केस में कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। जब मैं अराइल हैलाइड्स पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी, ठीक है। तो जो मेरे अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। जब वो रेजोनेट करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आने की वजह से इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। इस वजह से इनके केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। ये क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है। देखो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ KSH, ठीक है, KSH पोटेशियम मर्केप्टाइड। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऐसी चीजें ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, K+ और SH-। मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, SH-, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास दो तरीके के Br प्रेजेंट है। मैंने 1 मोल KSH डाला है इसमें, ठीक है, तो एक ही सब्स्टिट्यूट होगा। अब देखो ये जो मेरा Br है ये तो इस रिंग के साथ अटैच है, एक तरीके का अराइल हैलाइड है। तो इसके अंदर मेरे पास रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो मेरी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्राइमरी ब्रोमाइड को आके, ब्रोमीन को आके सब्स्टिट्यूट करेगा। बस यहाँ पे इस CH2Br की जगह CH2SH लग जाएगा और ये जो मेरा Br है वो Br मेरा एज इट इज रहेगा, वो Br मेरा एज इट इज रहेगा। मेरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखना कभी भी मेरी अराइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन सिंपल मेथड्स के थ्रू कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं पॉसिबल होती है? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन है, मुझे प्रोडक्ट बताने हैं और इनमें से मेरे पास बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ये इनमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बना के देखते हैं। उसके बाद हम अपने अपने ऑप्शंस पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये Br प्रेजेंट है। जब मैं इसमें ऐड करूंगी मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो मेरे पास इस तरीके से MgBr बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास MgBr बन जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो तो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे मेटल्स डालती हूँ तो यहाँ पे MgBr मतलब जो मेरे ऑर्गेनोमेटलिक्स रिएजेंट होते हैं लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, इन सबकी फॉर्मेशन इजीली हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसका भी एक रीजन होता है, वो रीजन आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे जब हम लोग मैग्नीशियम डालते हैं तो MgBr की फॉर्मेशन इजीली हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या बना, A बना, ठीक है। ये मेरे पास A बन गया। इसमें मैंने ऐड किया CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो जब भी मैं ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जो मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं लाइक ये मेरे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, ये एज अ बेस भी ऐड कर सकते हैं और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जब भी इनको कोई एसिडिक प्रोटोन मिल जाए ये उस प्रोटोन को लेके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इनको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाए ये उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और उसके बाद मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे? देखो सपोज करो उसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिला CH3COCH3। अब इस कार्बोनिल में मेरे पास कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे आके अटैक करेगा क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इस कार्बन पे क्या लग जाएगा CH3, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये क्या बन जाएगा O- और ये CH3। अब ये जो मेरा MgBr है ये कोऑर्डिनेट कर लेता है इस O- के साथ, क्योंकि इस पे क्या है 2+, इस पे एक माइनस है, तो इसको एक नेगेटिव चार्ज हो चाहिए, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके कोऑर्डिनेट कर लेता है, ठीक है। अब देखो जब इसने अटैक किया, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो यहाँ पे मेरी जो ये बॉन्ड है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और OH बन जाता है। और देखो हाइड्रोलिसिस जब मैं करूंगी तो हाइड्रोलिसिस करने पर मेरा क्या निकलेगा, H और OH निकलेगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा ये जो H प्लस है वो इस O माइनस के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और जो मेरा MgBr है वो MgBrOH में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से मेरे पास इन दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा रही हूँ कीटोन के साथ तो मेरे पास एल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है और जो एल्केन प्रेजेंट होगा वो इस कार्बन पे अटैक हो जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन देखो मेरी यहाँ पे हो रही है, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे जब मेरा ये अटैक करेगा तो ये मेरे कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ठीक है। तो देखो जब ये इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे CH3, ये CH3 एज इट इज, और जब मैं हाइड्रोलिसिस भी कर दूंगी तो यहाँ मेरा OH लग जाएगा, ठीक है। वही सिमिलर मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया। अब देखो मैंने ये ऐड कर दिया हाइड्रोलिसिस, उसके बाद मैंने हीटिंग भी करी है। तो जब मैं अल्कोहल की हीटिंग करती हूँ मेरे पास एल्कीन्स बन जाते हैं, तो एलिमिनेशन होगी, ये OH यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा लग जाएगा, वाटर के रिमूवल हो जाएगा जब मैं हीटिंग करूंगी तो, ठीक है। समझ आ गया होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है B। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्या, NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो मेरा रिएजेंट है ये क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। मतलब जो मेरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ वाली कार्बन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसके केस में मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे इसकी साथ वाली कार्बन कौन सी है, ये कार्बन। तो यहाँ पे मेरे पास इस CH2 पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ये लग गया। NBS मैंने डाला तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट C। अब मैं इसमें डाल रही हूँ Ag2O मोइस्ट। तो जब हम किसी अल्काइल हैलाइड में मोइस्ट Ag2O या फिर AgOH ऐड करते हैं तो वहां पे मेरा OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन कर देता है। ये मैं आपको पहले भी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन में करा चुकी हूँ। तो जब मैं इसमें मोइस्ट Ag2O डालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या लग जाएगा, COH लग जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा कंपाउंड क्या है, D। अब मैं इसकी ओजोनोलिसिस कर रही हूँ। तो जब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूंगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O। देखो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूंगी यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये क्या है, CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब मेरा एक तो प्रोडक्ट होगा HCHO, ठीक है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे दिस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक कार्बन है मेरे पास और उस पे CH2OH लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और इस कार्बन पे मेरा OH लगा हुआ है। ये दोनों मेरे प्रोडक्ट्स होंगे E और F। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो प्रोडक्ट C मेरा क्या है, ये मेरा C प्रोडक्ट है। तो C देख लेते हैं। देखो ये मेरा C प्रोडक्ट था, बेंजीन के साथ एक कार्बन है, डबल बॉन्ड CH2 है और उस पे CH2Br है। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट D में मेरे पास बस Br की जगह OH लगा हुआ है। तो देखो D मेरा यही था, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो प्रोडक्ट E मेरा क्या है, HCHO। तो जब मैंने ओजोनोलिसिस कराई मेरे पास एक HCHO मुझे मिला है, यानी कि ये भी करेक्ट है। और प्रोडक्ट F मेरा क्या है, इस तरीके से मेरे पास ये बन रहा है C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो ये भी क्या है, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH2OH, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो इसमें मेरे चारों ही ऑप्शन सही है। बस रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही है, कौन से रिएजेंट का रोल क्या है, कौन से रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास मैं ऐड कर रही हूं इसमें AgNO3, ठीक है। देखो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, मैं इसमें AgNO3 डाल रही हूँ। तो जब भी मैं किसी एल्काइल हैलाइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट बन जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास ये Ag प्लस इस Cl माइनस को ले जाएगा और अगर ये Cl माइनस को ले जाएगा मतलब यहाँ पे पहले एक कार्बोकैटायन बनेगा तभी तो ये Cl माइनस निकलेगा। तो यानी कि इसके केस में जब मैं AgNO3 डालूंगी तो Cl माइनस जब निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो AgNO3 तो निकल गया, मतलब मेरा AgCl तो निकल गया, ये कार्बोकैटायन बन गया।
उसके बाद मैंने ऐड किया है वाटर, तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये मेरा कार्बोकैटायन बना है, मैं इसमें एक वीक बेस ऐड कर रही हूं, मतलब अब मेरी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो ये जो मेरा कार्बोकैटायन है अब ये स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। देखो 4 मेंबर्ड रिंग जब भी होती है तो उसकी रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो मेरी रिंग है, ये रिंग, इसकी रिंग एक्सपेंशन होगी, ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आ गई, पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, हाँ देखो ये जो मेरे पास है, ये वाला जो मेरे पास बॉन्ड है वो बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक CH3 है और इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा बन गया और मेरी जो डेफिशिएंसी है अब वो इस कार्बन पे आ गई। अब ये मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और उस पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस पे मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वो आके अटैक करेगा और उसके बाद जब ये अटैक करेगा तो OH मेरे पास यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट होगा। अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना बस रिएक्शन किस तरीके की हो रही है, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगी और फिर मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास ये जो रिएजेंट है टोसाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का होता है। देखो मेरे पास यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3, टोल्यूनि आप सबको पता होगा ये टोल्यूनि होता है, इसकी पैरा पोजीशन पे सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl ग्रुप होता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, टोसाइल क्लोराइड या फिर पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो मैंने इसके केस में ये डाला है, ठीक है। तो देखो मैंने OH, यहाँ पे मेरा OH लगा हुआ है, मैंने ये डाला है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो मेरा HCl रिमूव हो जाएगा, ये मेरा HCl रिमूव हो जाएगा। देखो ये मेरा पूरा ग्रुप क्या है, TS और ये है Cl। तो जब मैं इसमें TSCl डालूंगी तो मेरा यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ये टोसाइल ग्रुप लग जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OTS, ठीक है। अब देखो मेरा ये प्रोडक्ट बन गया, मैंने इसमें ऐड किया है NaBr, तो जब मैं इसमें NaBr ऐड करूंगी तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, इस OTS की जगह बस Br लग जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने क्यों ऐड किया, ये क्या जरूरत थी इसको ऐड करने की, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो मेरा पूरा ग्रुप है टोसाइल ग्रुप, ठीक है, जब ये Cl जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो जब ये लीव करेगा, यहाँ पे देखो जब इसने इसके साथ अटैक किया, ठीक है, OTS ग्रुप मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। OTS ग्रुप बन गया ये पूरा, ये पहले टोसाइल ग्रुप था, ऑक्सीजन जब इस पे आई इसके अंदर ये मेरा OTS ग्रुप बन गया। अब ये जो मेरा OTS ग्रुप होता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पीशीज लिविंग ग्रुप कब अच्छी होती है, जब लीव करने के बाद उस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो सकता है या फिर ये इसके थ्रू भी स्टेबलाइज हो सकता है। एक टाइम पे एक ही जगह से स्टेबलाइज होगा लेकिन स्टेबलाइज दोनों जगह से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जगह से ही स्टेबलाइज हो सकता है, इस वजह से ये जो मेरा लिविंग ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन कराई और इस OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया ताकि ये जल्दी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा दे और यहाँ पे मेरा Br लग जाए, ठीक है। तो याद रखना टोसाइल क्लोराइड, मेरे पास टोसाइल क्लोराइड यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पहले HCl का रिमूवल होगा और OTS बन जाएगा। अब ये जो मेरा ग्रुप था ये TS ग्रुप था, इस पे ऑक्सीजन लग गई, ये जो मेरा OTS है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको लिख लेना, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज आया है वो हाईली स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अब जब इस पे ये NaBr अटैक करेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से Br माइनस आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और Br मेरा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है।
अब देखो मैंने इसमें ऐड किया है क्या, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो MgBr लग जाएगा। क्या लग जाएगा, MgBr लग जाएगा। ठीक है, MgBr लग गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं क्या, वही एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर सकता है क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, C, ये CH3 एज इट इज, ये O माइनस, ये H, O माइनस MgBr, ये बन गया। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रही हूं तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, यहाँ पे मेरा OH लग जाएगा। ये मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही मेरा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इस TSCl टोसाइल क्लोराइड का रोल यहाँ पे क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे। आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अराइल हैलाइड्स यानी कि हेलोअरीन स्टार्ट करेंगे, उनकी प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज और जो उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।